हेलो व्यूअर्स। आज हम चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था यूरोपीय शक्ति, अमेरिकी शक्ति, एशिया पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चीन की शक्ति और भारत और चीन के संबंध कैसे हैं। तो आ जाते हैं हम चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। मतलब आज चीन जो इतनी बढ़ती हुई महाशक्ति है वो कैसे है, इसका पास्ट क्या है। क्योंकि हम जो भी होते हैं वो अपने पास्ट की वजह से होते हैं, तो पास्ट जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। मतलब 1978 से पहले ये इंडिया के बराबर ही था, लेकिन उसके बाद यह महाशक्ति के रूप में देखा जाने लग गया। कैसे? क्योंकि इसने अपने देश के अंदर बहुत सारे रूल्स चेंज कर दिए, आर्थिक सुधारों को शुरू कर दी। सबको अपने देश को सुधारना और उसको विकास की तरफ ले जाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो चीन का तरीका क्या था? चीन का तरीका ये था कि उसने अपने ज़्यादातर चीज़ों को प्राइवेट कर दिया, निजीकरण कर दिया। सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है कौन? चीन। इसने सबसे ज़्यादा तेज़ी से करी है और ये माना जाता है कि अगर इसी रफ्तार से ये चलता रहा, जिस रफ्तार से चल रहा है, तो 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। मतलब अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी जो शक्ति है वो अमेरिका है ना, लेकिन 2040 तक अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, किसी ने रुकावट नहीं डाली या कोई रुकावट नहीं आई बीच में, तो 2040 तक ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन एवं पूर्व एशिया के विकास का ये इंजन जैसा बना हुआ है। इंजन मतलब अगर सब चीन का साथ देंगे तो उनका भी विकास होता रहेगा, और इससे मुंह मोड़ लेंगे तो उनका विकास रुक जाएगा। क्योंकि ट्रेन का इंजन क्या करता है, वो सारे डब्बों को लेके चलता है। तो एशिया में ये हम सब के लिए एक ट्रेन के इंजन जैसा बना हुआ है इस टाइम। तो इससे दोस्ती करना अच्छा है इस टाइम। और क्षेत्रीय मामलों में भी उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जब ताकत बढ़ जाती है तो क्षेत्रीय मामलों में प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, एक तो जगह बहुत ज़्यादा है और आबादी भी बहुत ज़्यादा है, संसाधन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें इन्होंने टेक्नोलॉजी लगा दी, तो इसलिए ये देश कई गुना आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी इसने जो मॉडल अपनाया विकास का, वो ये अपनाया था कि खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में, कि खेतों से पूंजी निकाली जाए और उससे बड़े बड़े उद्योग खड़े करे जाएं, लेकिन सरकारी, उन पर जो नियंत्रण हो वो सरकारी नियंत्रण हो उद्योगों पर। क्योंकि इसके पास विदेशी बाज़ारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। मतलब लोग इनके यहाँ पे आके इतना सामान नहीं खरीदते थे, और ये भी दूसरों के यहाँ जाके सामान नहीं खरीद पाता था। तो जो सामान इसको खरीदना होता था दूसरे देशों से, इसने उसको घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब हम बाहर से जो भी खरीद रहे हैं उसको अपने ही देश में तैयार करवाना शुरू कर दिया। चीन ने शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इन सब से ही एक देश का विकास होता है। तो यहाँ पे 5 से 6% की दर से विकास हुआ, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो रुकावट बनी वो इसकी खुद की जनसंख्या बनी, क्योंकि 2 से 3% तक वार्षिक दर से जनसंख्या भी बढ़ती रही और वही इस पे पानी फेर रही थी। मतलब जितना विकास हो रहा था उतनी जनसंख्या बढ़ रही थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी चीनी नेतृत्व ने इतना सब कुछ होने के बाद भी पता है क्या हुआ, कि चीन के इतना आर्थिक विकास हो रहा, महाशक्ति हो रहा है, लेकिन अब भी हम वहाँ पे देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। क्योंकि हम किसी भी देश को अगर ये देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो किससे देखते हैं? जीडीपी से। जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब देश भी बढ़ रहा है। अब मान लो कि जीडीपी ऐसे बढ़ रही है कि एक पर्सन की जो तनख्वाह है वो 5,000 है और किसी की 200 रुपये है। ऐसा लगेगा कि हाँ जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि सिर्फ किसी एक इंसान की तनख्वाह जो है वो बढ़ रही है, दूसरे की नहीं बढ़ रही। मतलब गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। तो वहाँ पे जो गरीबी अमीरी का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। एक तरफ देश महाशक्ति बन रहा है, तो अभी इस पर चीन कोई काम नहीं कर पाया। अब हम बात करते हैं
चीन के और हमारे संबंध के, मतलब भारतीय संबंध के, कि हमारे चीन से संबंध कैसे हैं। वैसे तो दोनों देश ही विदेशी गुलाम रह चुके हैं, हम भी और चीन भी। तो उसके बाद 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए थे। ज़्यादातर लोग यही सोचते थे कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो महाशक्ति के रूप में उभरेंगे, पूरे एशिया पर राज करेंगे, उसके बाद पूरी दुनिया पर भी राज करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े देश हैं। एक किसी टाइम में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा था, लेकिन चीन ने अपनी हरकत दिखा के वो नारा ख़त्म कर दिया। 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए, जैसे चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म कर लिया। ठीक है, उसने शॉक थेरेपी ना लेकर अपनी खुद की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया और खुद का अपना एक रास्ता खोला कि मुझे कैसे काम करना है, मुझे दूसरे देशों से सामान कम लेना और बेचना ज़्यादा है। ठीक है, 1982 में उसने खेती का निजीकरण कर दिया और 1988 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। इससे उसे और ज़्यादा मदद मिली, लेकिन हर देश को ऐसे मदद नहीं मिल सकती, सब देशों की बात अलग अलग होती है। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा, मतलब हर कोई वहाँ पर निवेश करना चाहता है अपने पैसे, क्योंकि चीन का सामान बहुत बिक रहा है। और 2001 में ये विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया। खैर, चीन और भारत के रिश्तों पे आते हैं, तो यहाँ पे भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था। दोनों ही गुलाम रह चुके हैं दूसरे देशों के, तो दोनों ही आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे, लेकिन चीन अपने मामले में थोड़ा आगे बढ़ गया। लेकिन उसने जो विकास का मॉडल अपनाया है वो सिर्फ जीडीपी बढ़ी हुई दिखाता है, गरीबों पे इसका कोई असर नहीं हुआ। गरीब आज भी गरीब ही हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इसके संबंधों को रणनीतिक ही नहीं, आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही अपने आप को विश्व की उभरती हुई शक्ति मानते हैं। ठीक है, और दोनों ही विकासशील देश हैं। आज़ादी के तत्काल, मतलब 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बसाने के फैसले ने दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। शुरू से ही चीन यही करता आ रहा है कि जब भी चीन से अच्छे संबंध होते हैं वो अपनी बस्तियां हमारे देश की सीमाओं पर बसाना शुरू कर देता है, जिससे संबंध बिगड़ जाते हैं। जैसे 1962 में भी वो कुछ क्षेत्र पे ही क्षेत्रीय लड़ाई थी, उस पर भी वो लड़े। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करा गया, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है और उससे अच्छे संबंध बनाना हमारा ज़रूरी है, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो लेकिन आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। इसलिए अड़ोसी पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। 1992 में 33 करोड़ 80 लाख था, जबकि 2017 तक आकर 84 अरब हो गया। मतलब दोनों में व्यापार तो काफ़ी बड़ा है, दोनों एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं और अब ऐसे मसलों पर एक दूसरे से बिना युद्ध किए बातों से ही बात बन जाती है। लेकिन अभी भी उसकी हरकतें गई नहीं हैं, वो अभी भी दोस्ती करके सीमा को घेरने की कोशिश करता है। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने माना था कि चीन से खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया, लेकिन उससे कोई वो नहीं है, मतलब कोई परेशानी नहीं है उस चीज़ से। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि परमाणु हथियार में उसने पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है और ये भी माना जाता है कि बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी हमारे लिए मतलब खतरा है, लेकिन उस सबसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमारे चीन से संबंध ऐसे हैं कि हाँ, अगर देख लिया तो हंस दिए ही, बाकी अंदर अंदर अभी भी काफ़ी दुख है। खैर, लेकिन अभी के हम अगर संबंधों की बात करें तो चीन और भारत के संबंध अच्छे हैं और अगर कोई बात हो जाती है तो मामला मुंह से ही बोल के ही सुलझा दिया जाता है, किसी युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बीच में मामला बहुत गड़बड़ हो गया था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। और इसका जो पार्ट 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं।